आइए दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तो बंगाल आइए दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय। इसके पहले हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ लिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लिए, और आगमन में 6 कंपनियां 6 यूरोपीय देशों के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद आज हम लोग का जो टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय, और नवीन राज्यों के उदय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर, मराठा, मतलब एक एक करके सारे नवीन राज्यों को पढ़ जाएंगे। और इसमें से सबसे पहले आज हम लोग बंगाल पढ़ेंगे, और बंगाल आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब बंगाल, इसमें पूरे 11 शासक थे, उनको नवाब भी बोला जा सकता है। तो बंगाल में 11 नवाब के बारे में आज हम लोग टोटली कंप्लीट पढ़ जाएंगे। तो हम लोग नोट करते हैं नव बंगाल। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बंगाल के बारे में जानेंगे। तो उस समय बंगाल सबसे समृद्ध एवं उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। बंगाल सबसे सबसे समृद्ध एवं उपजाऊ माना जाता था। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की जो फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित हुई वो बंगाल में ही स्थापित हुई, और 1651 ईस्वी में स्थापित हुई। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री। अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में स्थापित हुई 1651 ईस्वी में। और अंग्रेजों की जो फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में स्थापित हुई वह शाह सुजाता की अनुमति से स्थापित हुई। किसकी अनुमति से स्थापित हुई? शाह सुजाता। शाह सुजाता की अनुमति से अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित होती है बंगाल में। उसके बाद 1600 बंगाल में एक और घटना घटती है 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में, और 1658 ईस्वी में अजीम उस्सान ने बंगाल की और अंग्रेजों ने बंगाल में जो अंग्रेजों की कंपनियां आई हुई थी, अंग्रेजी कंपनियों को यहाँ पे बंगाल में एक शासक थे अजीम उस्सान, उन्होंने बंगाल के 3 गांव कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती 1658 में अंग्रेजी कंपनियों को व्यापार करने के लिए दे दिया। और उसके बदले में उन्होंने अंग्रेजी कंपनियों से 1300 रुपए वार्षिक लेने लगे। मतलब 1300 रुपए में इन्होंने दे दिया। 98 में अजीम उस्सान ने कंपनी को 1300 रुपए में 1300 रुपए में 3 गांव 3 गांव दे दिए, जिसमें सुतानाती, गोविंदपुर और इसके पहले इसमें हम लोग एक और जानेंगे, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। और फिर अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापार करने लगे, और एक फिर
यहाँ पे 1700 ईस्वी में शासक आते हैं और यह तीनों गांव को मिलाकर एक कलकत्ता की स्थापना करते हैं, तीनों गांवों को मिलाकर। तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना करते हैं 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना करते हैं, उनका नाम जॉब चौरनॉक था। जॉब चौरनॉक कलकत्ता की स्थापना 1700 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद कलकत्ता के बारे में एक चीज हम लोग और जानेंगे कि 1774 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता भारत की राजधानी बनी रही। इसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे। 1774 से 1911 कलकत्ता भारत की राजधानी बनी रही। भारत की राजधानी बनी रही। उसके बाद फिर कलकत्ता की यहाँ पे किलेबंदी की जाती है और एक फोर्ट विलियम की स्थापना किया जाता है। और फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो चार्ल्स अय्यर बनता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कलकत्ता में ही किलेबंदी। कलकत्ता की किलेबंदी की जाती है और फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। और फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है और फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है, फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है चार्ल्स अय्यर। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष बनता है। उसके बाद हम लोग बंगाल के बारे में हम लोग इतना देख लिए और फिर इसके आगे देखेंगे। और फिर बंगाल में ही 1717 में एक और घटना होती है। 1717 में 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक देकर व्यापारिक छूट प्रदान की। 1717 में फारूक सियर अंग्रेजों को 1300 रुपए वार्षिक देकर व्यापारिक छूट प्रदान की। और फिर इसके बाद हम लोग बंगाल के बारे में इतनी सारी चीजें देख लिए और इसके बाद फिर हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे। उस टाइम बंगाल में बहुत सारी चीजें चल रही थी। नवाब अलग अलग गद्दी पर बैठना चाहते थे। सब कोई चाह रहा था कि हम गद्दी पे बैठ जाएं और कौन नहीं चाहे कि हम यहाँ के शासक बने, राजा बने, गद्दी पे बैठ। सब कोई चाहता है। और उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नवाब गद्दी पे बैठना स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु से पहले औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब मृत्यु से पहले मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया हुआ था और बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आजाद होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आजाद होता है और बंगाल के बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे। और फिर इसके बाद नवाबों का क्रम शुरू होता है और पहले जो गद्दी पे बैठते हैं वो खुद मुर्शिद कुली खां थे। और मुर्शिद कुली खां जैसे गद्दी पे बैठते हैं उसके बाद बंगाल में बंगाल का उदय होना शुरू होता है। बंगाल में अंग्रेजों का शासन थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे। और फिर मुर्शिद कुली खां का क्रम शुरू होता है और मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक बंगाल का नवाब बना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में। और मुर्शिद कुली खां का जो टाइम पीरियड चला 1713 से 1727 ईस्वी तक, और 27 के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर नवाब दूसरा कोई बनेगा। तो फिर यहाँ पे मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग देखेंगे। मुर्शिद कुली खां जैसे नवाब बनते हैं इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की और इन्होंने दो प्रथाएं लागू की कि किसानों को अगर अग्रिम ऋण चाहिए तो फिर क्या करेंगे। और किसानों के लिए जो किसानों की प्रथा एक चल रही थी वहां पे भूमि बंदोबस्त प्रथा, उसके तहत उन्होंने एक प्रथा भी लागू की। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी कैपिटल। इन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद कन्वर्ट कर दी। जैसे गद्दी पे बैठे इन्होंने कैपिटल को कन्वर्ट किया। इन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद कन्वर्ट कर दी और उसके बाद भूमि बंदोबस्त प्रथा के तहत भूमि बंदोबस्त प्रथा के तहत इन्होंने एक प्रथा लागू लागू की, इजारदारी प्रथा इन्होंने लागू की। और उसके बाद इन्होंने एक और अच्छे काम किए कि अगर कोई किसान है उसको ऋण चाहिए तो फिर वो क्या करेगा। तो किसानों को कृषि करने के लिए पहले ही ऋण देने की एक व्यवस्था लागू की। कृषि उसको हम लोग तकाबी ऋण के नाम से जानते हैं। कृषकों को
अग्रिम ऋण के लिए इन्होंने तकाबी ऋण की व्यवस्था की। तकाबी ऋण की व्यवस्था की। उसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का जो टाइम पीरियड रहा, यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे, एक नंबर के नवाब थे। एक नंबर के नवाब थे। और 2 नंबर के जो नवाब आते हैं उनके बारे में हम लोग 2 ही टॉपिक जानेंगे। यह जो नवाब आते हैं सुजाउद्दीन, वो मुर्शिद कुली खां के दामाद थे और उन्होंने अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब बना दिया। अब अलीवर्दी खां कौन था? तो अलीवर्दी खां जिसके नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हुआ था, उन्हीं को सुजाउद्दीन नवाब बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन का जो टाइम पीरियड रहा 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। 1727 से 1739 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके बारे में हम दो ही टॉपिक जानेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है वो चीजें पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग देखेंगे बाद में, फिर कभी देखेंगे, क्योंकि जो चीजें की जरूरत नहीं है हमको उसको पढ़ के हम क्या करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुजाउद्दीन के बारे में। यह मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। और फिर इन्होंने अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब बनाया। और फिर हम लोग मुर्शिद कुली खां देख लिए, सुजाउद्दीन देख लिए। और मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग देखे थे कि इन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद परिवर्तन करते हैं। और दूसरी चीज इनके बारे में देखें हम लोग कि इन्होंने भूमि बंदोबस्त प्रथा के तहत एक इरेजदारी प्रथा लागू की थी। और फिर किसानों के लिए अग्रिम ऋण प्रदान करने के लिए तकाबी ऋण की व्यवस्था की थी। और फिर इनके बारे में हम लोग देख लिए। और 2 नंबर के जो हम लोग के शासक हैं सुजाउद्दीन, जिनका टाइम पीरियड 1727 से 1739 ईस्वी तक चला। इन्होंने दो एक अच्छे काम किए कि अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब बनाया। और फिर सुजाउद्दीन जो थे, जो पहले वाले नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उनके दामाद थे। और देख लिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे 3 नंबर के जो नवाब आते हैं सरफराज खां। और सरफराज खां के बारे में हम लोग देखेंगे कि सरफराज खां के समय एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध, जो 1740 ईस्वी में हुआ था। और सरफराज खां को जो टाइम पीरियड रहा 1739 से 1740 था। और 40 में एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है। और फिर अलीवर्दी खां जीत जाता है और अलीवर्दी खां फिर चौथा नवाब बनता है। तो 3 नंबर के नवाब के बारे में हम लोग देखेंगे। सरफराज खां। और सरफराज खां का जो टाइम पीरियड रहा 1739 से 1740 ईस्वी तक रहा। और सरफराज खां के समय एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध।
और गिरिया का युद्ध का जो टाइम पीरियड था 1740 में हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ। तो गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ। और गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो गिरिया का युद्ध एक तो थे सरफराज खां जो बंगाल के नवाब थे, और एक थे अली वर्दी खां, दोनों के बीच युद्ध होता है। सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें अली वर्दी खां जीत जाता है और सरफराज खां हार जाता है। और फिर इसके बाद अली वर्दी खां खुद गद्दी पे बैठता है। तो फिर 4 नंबर का शासक जो बनता है वो अली वर्दी खां बनता है। तो फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 4 नंबर के जो शासक हैं अली वर्दी खां, और इनका जो टाइम पीरियड रहा 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनकी 3 पुत्री थी, और 3 पुत्रियों में से सबसे छोटी वाली जो पुत्री थी उनका एक पुत्र था। मतलब इनकी बेटी का जो बेटा था, इनका नाती हुआ, मतलब ये नाना हुए उसके सुजाउद्दीन औला। और 5 नंबर पे जो गद्दी पे बैठता है वो सुजाउद्दीन औला बैठता है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खियों से की थी। मतलब इन्होंने कहा था कि मधुमक्खी को अगर नहीं छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और उनको अगर छेड़ा जाए तो काट लेंगे। और बंगाल, इनके समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल। तो फिर यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, बंगाल किसके समय भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो अली वर्दी खां के समय। इनके समय बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इनकी 3 पुत्रियां थी। और सबसे छोटी वाली जो पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री का पुत्र जिसका नाम सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला था। और इसके बाद वही गद्दी पर बैठता है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे, एक पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और फिर मुर्शिद कुली खां के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है। और अली वर्दी खां ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खियों से की थी। यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खियों से की थी। मधुमक्खियों से की थी। और इन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खी को छेड़ा जाएगा तो काट लेंगे, और नहीं छेड़ा जाएगा तो वो हमें शहद देंगे। इसको हम लोग मिटाएंगे। और फिर 5 नंबर के जो शासक होते हैं
सिराजुद्दौला। 5 नंबर के जो शासक थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग देखेंगे। सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड चला 1756 से 1757 ईस्वी तक चला। और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनके समय एक घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को एक घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना, जिसमें इन्होंने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 अंग्रेज मर चुके थे और 23 अंग्रेज बचे हुए थे। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना हुई थी जिसमें इन्होंने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक कमरे में। यहीं पे हम लोग नोट कर लेंगे, 146 अंग्रेजों को इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 मर गए थे और 23 अंग्रेज बचे हुए थे। और 23 जो बचे हुए थे, इसमें से एक था जेड हॉलवेल। हॉलवेल, इसी के द्वारा काल कोठरी की घटना का विवरण मिलता है। इसी के द्वारा विवरण मिलता है काल कोठरी की घटना का। इसी के द्वारा विवरण मिलता है काल कोठरी की घटना का। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का जो शासक था रॉबर्ट क्लाइव, वो काफी दुखी होता है। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एक युद्ध लड़ता है, और वो जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी कहाँ पड़ता है? तो प्लासी बक्सर में पड़ता है। और बक्सर में प्लासी का एक युद्ध लड़ता है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध जो लड़ता है प्लासी, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और वेस्ट बंगाल नदिया जिला में पड़ता है। और जो युद्ध लड़ता है प्लासी का, वो भागीरथी के नदी के किनारे लड़ता है 23 जून 1757 को। और 23 जून 1757 को 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ता है। और प्लासी कहाँ पड़ता है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे, नदिया जिला। वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और प्लासी का जो युद्ध लड़ता है भागीरथी नदी के किनारे लड़ता है। प्लासी नदिया जिला में पड़ता है, भागीरथी नदी के किनारे। रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध लड़ता है सिराजुद्दौला, और जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। अब जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, यह किसके किसके बीच होता है? यह जो युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के 3 सेनापति थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो यह अंग्रेजों का सेनापति था।
अंग्रेजों का सेनापति था, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, और इनके 3 सेनापति थे। तीन सेनापति थे, जिसमें से इस युद्ध में इनके 2 सेनापति मारे जाते हैं। मीर मदान और मोहनलाल मारा जाता है, और मीर जाफर इनका सेनापति सिराजुद्दौला को धोखा देता है, और जिसके रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। सेनापति इनके 3 थे, मीर मदान, मोहनलाल, मीर जाफर। युद्ध में ये दोनों सेनापति इनके मारे जाते हैं। इनके दोनों सेनापति मारे जाते हैं, और मीर जाफर जो था धोखा दे देता है। धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, और फिर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और सिराजुद्दौला यहाँ पे हार जाता है। और फिर सिराजुद्दौला का ये हत्या कौन करता है? तो फिर सिराजुद्दौला का हत्या मीर जाफर का एक पुत्र था मीरान, मीरान के द्वारा मोहम्मद बेग को भेजकर सिराजुद्दौला की हत्या कराई जाती है। मीर जाफर का पुत्र था मीरान, मीरान के द्वारा मोहम्मद बेग को भेजकर सिराजुद्दौला की हत्या कराई जाती है। द्वारा मोहम्मद बेग को भेजा जाता है। और मोहम्मद बेग हत्या कर देता है सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा? सिराजुद्दौला में 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है, जिसमें सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर देता है, जिसमें से 123 अंग्रेज मर जाते हैं और 23 अंग्रेज बचते हैं। और 23 अंग्रेज जो बचते हैं, इसमें से एक अंग्रेज था जेड हॉलवेल, और जेड हॉलवेल के द्वारा ही काल कोठरी की घटना का विवरण दिया जाता है। और फिर दूसरा घटना इसमें हुआ था 23 जून 1717 को। अब भाई कोई भी लड़ेगा ना, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का जो सेनापति था, उसको यह घटना के बारे में जानकारी जब मिलती है तो इसको बहुत बुरा लगता है कि एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर देना, मतलब, और उसमें से 123 मर जाते हैं। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव डिसाइड करता है कि हम एक युद्ध लड़ेंगे, और प्लासी का युद्ध लड़ता है सिराजुद्दौला से, जिसमें से युद्ध लड़ने से पहले रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाया हुआ था। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको खुद में के सेना में शामिल कर लिया था, और इसको अपने में मिला लिया था। जिसके बाद सिराजुद्दौला जब युद्ध लड़ता है, तो इसके 2 सेनापति मारे जाते हैं, मीर मदान और मोहनलाल, दोनों मारे जाते हैं। और तीसरा जो इनका सेनापति था मीर जाफर, वह सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, और मीर जाफर का एक पुत्र था मीरान, जो जिसके द्वारा मोहम्मद बेग को भेजकर सिराजुद्दौला की हत्या करा दी जाती है। और उसके बाद मीर जाफर खुद गद्दी पे बैठता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं ऐसा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 6 नंबर का जो शासक होता है मीर जाफर, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। इसने एक नीति लागू की थी, राज्य करों की नीति। तो इसके बारे में हम लोग इतना ही देखेंगे। 6 नंबर मीर जाफर 1756 से लेकर 1760 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड चलता है, और इसने एक नीति लागू की थी, राज्य करों की नीति। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पढ़ेंगे।
इसने एक नीति लागू की थी, राज्य करों की नीति। और फिर इसके बाद 7 नंबर का जो शासक गद्दी पे बैठता है, मीर कासिम। और मीर कासिम का जो टाइम पीरियड चला 1760 से 1763 ईस्वी तक। और इसके बारे में हम लोग दो चीजें जानेंगे कि अली और दीवा खां, सॉरी, पहले हम लोग इनका टाइम पीरियड नोट कर लेते हैं। 1760 से 1763 ईस्वी तक। और इनके बारे में कहा गया, मीर कासिम के बारे में, कि अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब। और इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जिसको मुगदलपुर बोला जाता है, वहां पे लेके गए। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का योग्य नवाब। बंगाल का योग्य नवाब। और फिर इनके बारे में एक चीज हम लोग और जानेंगे, इन्होंने कैपिटल परिवर्तित की, राजधानी परिवर्तित किया। राजधानी का परिवर्तन किया। जो राजधानी जो राजधानी मुर्शिदाबाद था, उसको ये मुंगेर लेकर चले गए। और मुंगेर को मुगदलपुर भी बोला जाता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और मुंगेर को मुगदलपुर भी बोला जाता है। और मुंगेर को मुगदलपुर भी बोला जाता है। और इसके बाद 8 नंबर के जो शासक आते हैं, फिर मीर जाफर आते हैं, तो इसको हम लोग मिटाएंगे। और फिर 8 नंबर के जो शासक आते हैं, मीर जाफर खुद आते हैं। और इनका जो फिर दूसरे, एक बार तो मीर जाफर आए हुए थे, और फिर इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1763 से 1765 ईस्वी तक। 1765 ईस्वी तक। और यहाँ पे मीर जाफर आए तो एक युद्ध लड़े, बक्सर का युद्ध। और इन्होंने अंग्रेजों से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। नमक पे 2.5% है, अंग्रेजों से टैक्स लेते थे। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इन्होंने अंग्रेजों से अंग्रेजों से नमक पर 2.5% टैक्स लेने के बाद उन्हें व्यापारिक छूट प्रदान की। और उसके बाद व्यापारिक छूट प्रदान की। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध, जिसमें 3 संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी, और अंग्रेजों का सेनापति जो था हेक्टर मुनरो, वह अकेले एक तरफ था। और बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में पड़ता है। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इन्होंने मीर जाफर से
रॉबर्ट हेक्टर मुनरो एक युद्ध लड़ता है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जब लड़ते हैं तो तीन संयुक्त सेनाओं में कौन कौन थी? तो मीर जाफर खुद था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उसमें शामिल थे। तो इसको हम लोग देखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों का सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति, और दूसरी तरफ तीन संयुक्त सेनाएं थी। तीन संयुक्त सेनाएं थी, और तीन संयुक्त सेनाओं में कौन कौन था? तो मीर जाफर खुद था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीर जाफर, अवध के नवाब, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और फिर मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर का कार्यकाल समाप्त होता है, और उसके बाद फिर 9 नंबर के जो शासक आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। 9 नंबर के जो शासक आते हैं निजामुद्दौला, और निजामुद्दौला को जो टाइम पीरियड रहा 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा। इन लोगों के बारे में इसके बाद जो नवाब आते हैं 8 नंबर के बाद, इनके बारे में हम लोग को केवल टाइम पीरियड इन लोग का याद रखेंगे, इसमें से टाइम पीरियड ही पूछता है। तो 1765 से 1766 ईस्वी तक। और फिर 10 नंबर के जो नवाब आते हैं, और 10 नंबर के जो नवाब आते हैं सैफुद्दौला, और उनका जो टाइम पीरियड रहता है 1766 से 1770 ईस्वी तक रहता है। और इनका टाइम पीरियड 1700 सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक इनका टाइम पीरियड होता है। और फिर 11 नंबर के जो नवाब आते हैं मुबारक दौला, और मुबारक दौला के बाद सारे नवाब का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो मुबारक दौला के बारे में हम लोग नोट कर लेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1770 से 1775 तक का रहता है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग दो संधियां देखेंगे, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, और किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, वो चीजें भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, और फिर सेकेंड इलाहाबाद की संधि।
फर्स्ट इलाहाबाद की संधि और सेकेंड इलाहाबाद की संधि जब हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 12 अगस्त और दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और इसमें देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली जो संधि हुई थी निजामुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। निजामुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव, और यह बंगाल के नवाब थे निजामुद्दौला, और दूसरे जो संधि हुई थी शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी जो अवध के नवाब थे। शुजाउद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे शुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेजों का सेनापति था, और निजामुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब थे। और इसके बाद हम लोगों का कार्य बंगाल यहीं पे समाप्त होता है। और बंगाल में एक चीज और देख लेंगे, कैपिटल परिवर्तन। जो बंगाल की राजधानी जो आता था वो राजधानी परिवर्तन कर देता था। तो फिर हम लोग देखेंगे बंगाल का कैपिटल परिवर्तन। तो पहली तो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, और उसके बाद मुंगेर। और मुंगेर को ही मुगदलपुर बोला जाता था। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहली पहली बार राजधानी मुंगेर ढाका से कहाँ परिवर्तित हुई, तो मुर्शिदाबाद, और दूसरी बार और उसके बाद मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित हुई। तो फिर हम लोग का यहाँ बंगाल समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे।